हेलो एवरीवन। सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स का फोर्थ एंड लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। आपको चैप्टर का नाम ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। फूड सिक्योरिटी, इसका मतलब क्या होता है? आपको इसको जानने की बहुत सारे उत्सुकता होगी। आपने बहुत सारा सुना होगा कि सोशल सिक्योरिटी के लिए, ह्यूमंस की सिक्योरिटी के लिए पुलिस थाने होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, आर्मी होती है बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए। जो हमारी ओशियन की टेरिटरी है वहाँ पे हमारी सिक्योरिटी के लिए नेवी होती है। हमारी जो एयर बाउंड्री है उसकी सिक्योरिटी के लिए जो हमारे एयरफोर्स के जवान होते हैं। तो ये तो समझ में आता है, सोशल सिक्योरिटी जो हमारे सिटीजन्स हैं उनकी सिक्योरिटी करना, लैंड में, एयर में, वाटर में। बट ये इस चैप्टर का नाम फूड सिक्योरिटी है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी सी देर में। ये जो चैप्टर है इसका ऑब्जेक्टिव पहले समझ लीजिए। इस चैप्टर में सबसे पहले यही इसी की बात करेंगे, फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, इसका बेसिक मतलब क्या है। दूसरा कि फूड सिक्योरिटी से कौन कौन सी ऐसे सोसाइटी के सेक्शन हैं जो प्रोन हैं। तीसरा, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में गवर्नमेंट का क्या योगदान होता है। और इसके साथ ही बात करेंगे कि जो बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, UN है, यूनाइटेड नेशंस है। तो इनकी क्या गाइडलाइंस हैं कि जो भी ह्यूमंस हैं उनकी उनके राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए उन्होंने क्या, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट को क्या डायरेक्शंस देते हैं कि अब अपने ह्यूमंस को, अपने कंट्री के जितने सिटीजन्स हैं उनको ये फूड सिक्योरिटी या कोई भी चीज़ें प्रोवाइड कराने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। और उनसे इंस्पिरेशन लेकर के या खुद ही गवर्नमेंट ने उससे इंस्पायर होकर क्या क्या उससे स्टेप्स लिए हैं लोगों को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, पूरा का पूरा उसी चैप्टर है, उसी पे ही बेस्ड रहेगा। इस चैप्टर के टोटल 4 लेक्चर्स आएंगे। सो लेट्स बिगिन। डायरेक्टली टॉपिक पे जाने से पहले थोड़ा सा हम एक झलक डालते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे। जो मैंने आपको बताया था 2015 में यूनाइटेड नेशन ने इसको क्या किया था, अनाउंस करा था। इससे पहले चलते थे MDS, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल चलते थे, 15 साल तक चले थे। फिर गवर्नमेंट जो थी उस पर सीरियस एक्शन नहीं ले पाए, तो उनके जो एम्स निर्धारित किए गए थे कि क्या हमको अचीव करना है 15 सालों में, उसी का उसी को एक्सटेंड करके उसका नाम चेंज कर दिया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ऊपर हेडिंग देखिए, यूनाइटेड नेशन ने दिया था। इसमें ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के दिए गए गोल हैं। तो इसमें बेसिकली क्या करना होता है कि ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, जो भी नेशनल गवर्नमेंट्स होती है किसी कंट्री को, उनको डायरेक्ट करती है कि आपको इतने विद इन टाइम में इस चीज़ को ख़त्म करने अपनी कंट्री से। ये डायरेक्शन, ये बाइंडिंग नहीं है कि आप नहीं करेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी दी जाएगी। तो ये 17 जो है टोटल जो है डेवलपमेंट गोल सेट किए गए हैं, ये आपको याद होने चाहिए, एकदम जुबान पे होने चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फर्स्ट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेकेंड क्या है। इसको सिंपल, बहुत सिंपल कोड लैंग्वेज में बोलते हैं, SD बोलते हैं, SDG बोल सकते हैं आप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसमें फर्स्ट है क्या, नो पॉवर्टी। मतलब कि इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने सारे जितनी भी देश है दुनिया में, 192 कंट्री रिकॉग्नाइज्ड कंट्री हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर में, 193, इनकी गवर्नमेंट्स को ये बोला गया है कि आपको आने वाले 15 सालों में, यानी 2015 से लेके 2030 तक अपनी कंट्री से जितने भी टाइप की पॉवर्टी हो उसको ख़त्म कर देना है। यानी आपको अपनी कंट्री में लाना है जीरो पॉवर्टी। मेरे साथ आप इसको प्रोनाउंस करिए। फर्स्ट क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जीरो पॉवर्टी। इसका लोगो देखिए, लोगो में एक फैमिली का पिक्चर दिया गया है कि इसमें 2 कपल्स हैं और उनकी एक एक बेबी है। ये शो करने के लिए इस लोगो को देख के समझ जाइए कि हमको क्या करना है। इनको इतना ज़्यादा, इतनी इनके पास अगर पैसे की कमी हो, खाने की कमी हो, घर की कमी हो, आपकी गवर्नमेंट, एज ए गवर्नमेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनकी आप हेल्प करिए, ये समस्याओं को दूर करिए। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा था ना फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स एक अलग चीज़ होती है, एक होता है ह्यूमंस राइट्स। ह्यूमन राइट का मतलब हो गया कि एक इंसान होने के नाते आपके क्या बेसिक्स राइट्स होते हैं, उसको ह्यूमन राइट्स बोलते हैं। ह्यूमन राइट्स में क्या क्या आते हैं कि आपको सम्मान के साथ
जीने का अवसर मिले, आपको बेवजह किसी चीज़ की प्रताड़ना ना हो, आपको हेल्प पाने का अधिकार हो। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो गवर्नमेंट आगे आके आपकी हेल्प कर, ये ह्यूमन राइट्स होते हैं। आपको फ्रीडम होता है कि नेचुरली हम क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ये ह्यूमंस का, इसीलिए तो हमको एनिमल्स से, एनिमल्स भी अलाइव होते हैं, राइट। और उनसे जो है डिफ्रेंसिएशन किस आधार पे होता है कि हमारे जो हम ह्यूमंस हैं, जितने भी ह्यूमंस हैं अर्थ पे, उनके अंदर खुद की इंटेलिजेंस होती है, वो अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो बस यही, इसी को बोलते हैं क्या, ह्यूमन राइट्स बोलते हैं कि जो हमारा इंटेलिजेंस हमें अलाउ करता है, हमें वो चाहिए। तो फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है? नो पॉवर्टी। लोगों देख के आप पहचान सकते हैं कि नो पॉवर्टी। आपकी सोसाइटी में, आपकी कंट्री में एक ही फैमिली हो, आप करोड़ों फैमिली हो, सारे उनका जो है किसी भी टाइप की अगर पॉवर्टी है उसको खत्म कर देना है। सेकेंड जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं एसडीजी, उसको बोलते हैं जीरो हंगर। आपने गरीबी खत्म कर दी, ठीक है ना। तो गरीबी खत्म कर देने से ऐसे चांसेस बनते हैं कि गरीबी तो आपने खत्म कर दी, तो ऐसी भी चांसेस बन सकती हैं कि उस परिवार में वो गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुका है, बट उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं है। ऐसी कंडीशन नहीं बचनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं जीरो हंगर। यानी हंगर, कोई भी आपकी कंट्री का, पूरी दुनिया का कोई भी व्यक्ति एक टाइम भूखा ना सोए, एक टाइम भी भूखा ना सो, इसको बोलते हैं जीरो हंगर। हमको आने वाले 15 सालों में पूरी दुनिया से भूखमरी को मिटा देना है। हंगर, कोई भूखा रहना ही नहीं चाहिए। उसके लिए क्या दिया गया? थी कटोरी, कॉप, बॉल है, बॉल से यहाँ पे देखे रहना स्टीम निकल रही है। तो इसका सिंबल है कि सबके पास में एक एक थाली होनी चाहिए, उस थाली में 2 वक्त खाने के लिए भोजन होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं जीरो हंगर। थर्ड ये रखा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गुड हेल्थ एंड वेल बींग्स। गुड हेल्थ का मतलब कि गुड हेल्थ का मतलब कि आपको आपको ये माना जाएगा कि आप अच्छे तरीके से क्या है, गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं, कि जब आपका स्वास्थ्य क्या हो, अच्छा हो। जब सबको भोजन मिलेगा तो स्वास्थ्य भी तो अच्छा होना चाहिए ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये हार्ट है। और ये जो लोगो देख रहे हैं, हार्ट बीट है, हार्ट प्लस हार्ट बीट, ये किसको इशू कर, किसको इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो हेल्थ है हमेशा सही रहना चाहिए। अगर कोई पर्सन है, उसको कोई बीमारी हो चुकी है, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसके पास पैसे नहीं है ना, उसको एकदम अच्छे वाला ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उसको बीमारी के साथ जीने का कोई वो इशू नहीं होना चाहिए। तो वेल बीइंग, अच्छा रहे, स्वस्थ रहे। अगर नहीं हो पा रहा है तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो करें। फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन, यानी कंट्री में रहने वाले हर एक व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए? एजुकेशन मिलना चाहिए। और वो एजुकेशन केवल एजुकेशन नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके काम आ सके, आपको आगे फ्यूचर में जॉब दिला सके। आप अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ाने वाले जो टीचर हैं उनके पास ट्रेनिंग हो, राइट। तो उसको बोलते हैं क्वालिटी एजुकेशन, वो मिलनी चाहिए। या गवर्नमेंट्स को ये बोला जा रहा है कि आपको अपने सिटीजन्स को देने हैं। फिफ्थ है जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी का मतलब होता है कि लड़का या लड़की में अभी जो भेदभाव मौजूद है उसको ख़त्म करना है, कंप्लीटली ख़त्म करना है, कि मेल एंड फीमेल, देयर आर नो डिफरेंस एंड देयर आर नो डिफरेंसेस बिटवीन बोथ ऑफ देम। सो जेंडर इक्वालिटी की बात होनी चाहिए। अगर आपके आपके मुंह से ये निकल रहा है वो लड़की है तो काम कर ही नहीं सकती, तो आप क्या हैं, जेंडर बास्ड हैं। जेंडर इक्वालिटी लाने की बात हो रही है यहाँ पे कि कोई भी सेक्शन हो, स्पोर्ट हो, हर तरीके से जो है जेंडर इक्वालिटी लाना है। सिक्स जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यानी सबको जो है साफ पानी प्रोवाइड करवाने की आपकी जिम्मेदारी है। और सैनिटेशन का मतलब साफ सफाई के साथ में पानी केवल होना नहीं चाहिए, वो क्लीन वाटर होना चाहिए, कि पानी से ही, पानी जो हम पानी पीते हैं उसी से नियर अबाउट 70% डिजीज होती है इंडिया में। 70% डिजीज होती है केवल पानी से। तो अगर वो हम पानी साफ पिए, एकदम मिनरल वाटर पड़े, आर का पानी पिए, तो वो क्या होगा, वो जो है हमको जो है वो 70% डिजीज हमको होंगे ही नहीं, कम्युनिकेबल जो डिजीज होती हैं वो नहीं होंगी। साफ सफाई रखेंगे तो मच्छर नहीं लगेंगे, मच्छरों के काटने से अलग अलग तरीके की बीमारी नहीं होती। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किसको इंडिकेट करता है? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये कहता है 7 क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी का मतलब जिस पे आप खाना पका रहे हैं, जिस गाड़ी से चल रहे हैं, उसमें एनर्जी जो पड़ने वाली है, जो पेट्रोल डीजल डाल रहे हैं, उससे क्लीन एनर्जी होनी चाहिए, इससे धुआं ना निकले, कि एयर पॉल्यूशन ना हो। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कि
डिसेंट वर्क एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ। डिसेंट वर्क यानी आप जो कोई काम कर रहे हैं, कोई भी जॉब कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो सैलरी जो है अच्छी खासी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट ये रखा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9, इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इंडस्ट्रियल, चारों तरफ इंडस्ट्री लगे और उसका जो डिजाइनिंग डिजाइनिंग हो अच्छे से होनी चाहिए। 10th नंबर का ये है रिड्यूस इनइक्वालिटीज़। ये इनइक्वालिटीज़ को आप लिंक करेंगे किसके साथ? जेंडर इक्वालिटी के साथ। यानी जेंडर इक्वालिटी कब तक ख़त्म नहीं होगी? जब तक आप इनइक्वालिटी, समाज में जब कुछ लोग रिच रहेंगे कुछ पुअर रहेंगे तो इनइक्वालिटी बनी हुई, इनको दूर करना है। तो अगर ये दूर करेंगे तो जेंडर इक्वालिटी से लिंक हो जाएगा इसका, ये करना है। देन 11th में सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। सस्टेनेबल सिटीज होने, यानी जो सिटी अभी के टाइम में अगर बनवा रहे हैं अपनी कंट्री में, तो वो सिटी सस्टेनेबल होने चाहिए ना। वहाँ पे प्रॉपर जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट होना चाहिए, सीवर प्लांट होना चाहिए, जो भी बिल्डिंग्स बन रही है एक साइड से बननी चाहिए, उस पर रूफटॉप हो, सोलर पैनल का इस्तेमाल हो, ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट हो, पॉल्यूशन ना फैले, ऐसी सिटी बने तो उसको बोलते हैं सस्टेनेबल सिटीज़ बोलते हैं। इन्वायरमेंट पे ज़्यादा इफेक्ट ना करे। 12th नंबर का है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। कोई भी चीज़ अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका जो है कंजप्शन और प्रोडक्शन दोनों ऐसा करिए कि इन्वायरमेंट पे ज़्यादा उसका अफेक्ट ना पड़े। 13 नंबर है क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन इन सेंस कि अगर ग्लोबल वार्मिंग वर्ड सुने होंगे ना, कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री इंक्रीज हो गया है, तो उसको कम करने के लिए जो क्लाइमेट एक्शंस लेने होते हैं, लाइक कि अगर कोई इंटरनेशनल बॉडी ने कोई नियम कानून बना दिया तो उसको लागू करवाइए अपने कंट्री में, उसके लिए कानून बनाना पड़ता है। अगर बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने की बात हो रही है तो उसको लगाइए। पेट्रोल डीजल अगर बैन करने की बात हो रही है उसको बैन करिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस्तेमाल करिए। तो ये सारे स्टेप्स गवर्नमेंट लेती है। तो ये क्लाइमेट एक्शन से फाइट करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट्स की ही होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 ये बोलता है कि लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर यानी जो भी ओशियन है या वाटर बॉडी है उसको भी क्लीन रखने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट्स की होती है। कि अगर उसको आप पॉल्यूट करेंगे, रिवर्स को पॉल्यूट करेंगे, ओशियंस को पॉल्यूट करेंगे, प्लास्टिक डाल रहे हैं, प्लास्टिक पॉल्यूशन हो रहा है, तो जो इक्वेटिक लाइफ है ओशियन के अंदर में भी, सॉरी, ओशियन के अंदर में भी जो है इक्वेटिक लाइफ पाई जाती है। बहुत तरीके की मछलियाँ होती हैं, जीव जंतु होते हैं, उनकी लाइफ को नुकसान ना पहुंचे। तो ये भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको भी ध्यान दे करके कि जो लाइफ अंडर वाटर उसके भी लेके उसके लिए भी गवर्नमेंट अवेयर रहे, लोगों को अवेयरनेस फैलाए, उसके लिए नियम कानून बनाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 15 ये कहता है लाइफ ऑन लैंड। लाइफ ऑन लैंड, ये ज़मीन की अर्थ पे ह्यूमंस बीइंग्स के लिए तो आप बहुत कर रहे हैं। जो एनिमल बीइंग्स हैं, एनिमल्स होते हैं ना जानवर, तो उनकी भी प्रोटेक्शंस के लिए कि कोई जानवरों को मारे नहीं, उनके साथ प्रताड़ना ना करे, उनको उनको मार करके उनकी जो स्किन होती है, उनके बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसको ब्लैक मार्केटिंग ना करे, ये सारी चीज़ें ना हो, पेड़ पौधों को कम से कम काटा जाए। तो ये भी, इसके लिए भी इंडिकेशन मिला हुआ है, डायरेक्शंस मिला हुआ है गवर्नमेंट्स को कि ये स्टेप्स लेने हैं। 16 नंबर ये कहता है कि पीस जस्टिस एंड स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस। पीस जस्टिस यानी प्रयास ये करना है कि हाँ, आपके देश में, आपकी कंट्री में क्या हो, शांति बनी रहे, पीस रहे, जस्टिस मिले, सबको न्याय मिले इक्वली, किसी के साथ बायस्ड, अगर जो जुडिशरी है ऐसी किसी के साथ ऐसा जो है भेदभाव ना करे कि किसी को अच्छा डिसीजन सुना दी, किसी उससे दूसरे वाले को नुकसान हो गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पीस, पीस का मतलब हो गया कि प्रयास ये करिएगा अगर किसी कंट्री के साथ, किसी भी कंट्री के साथ आपका कोई विवाद चल रहा है, कोई डिस्प्यूट हो गया है, तो वो शांतिपूर्वक उस मामला सुलझा लिया जाए, वरना युद्ध नहीं करना है। युद्ध नहीं करना, वॉर नहीं छेड़ना, उसके खिलाफ शांति बना के रखनी है। और जो लास्ट है, इन सारे 16 डेवलपमेंट गोल्स में अगर कोई भी हमको सामना कर उसको लागू करने में दिक्कत आ रही है, या कोई कंट्री ने इसको बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर लिया, कोई कंट्री उसमें पीछे रहेगा, उसको फाइनेंशियल इशू आ रहा है, तो ये कंट्री एक दूसरे से कोलाबरेट कर सके। कोलाबरेट करने का मतलब एक दूसरे से हेल्प ले सकते हैं, यानी पूरी जो 193 कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन में, वो एक साथ मिल करके इन सारे 17 जो गोल्स हैं इसको अचीव कर पाए। ये कहना है किसका? यूनाइटेड नेशंस का। अंडरस्टूड?
ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बिना कुछ नहीं है। जिस तरीके से जो हम पॉलिटी पढ़ते हैं, पॉलिटी इन सेंस की आप बोलते हैं ना सिविक्स, सिविक्स बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ नहीं है, वैसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल्स का चर्चा किए बिना इकोनॉमिक्स कुछ नहीं होता है। तो इसमें जब बात कर रहे थे ना, ये शुरू के दो जो फर्स्ट है एंड सेकेंड है, नो पावर्टी एंड नो पावर्टी जीरो हंगर, देन नो पावर्टी जीरो हंगर एंड जेंडर इक्वालिटी एंड ये रिड्यूस इनइक्वालिटीज। तो 1 2 5 एंड 10 का इससे लिंक है इस चैप्टर का। क्यों? इसमें बोला गया है कि नो पावर्टी एंड जीरो हंगर। जब ये बोल रहे हैं नो पावर्टी यानी कंट्री के अंदर में कोई भी गरीब नहीं रहना चाहिए, और जीरो हंगर का मतलब कोई भी भुखमरी, किसी के कोई भी बंदा ऐसा ना हो, कोई भी सिटीजन ऐसा ना हो जिसको खाने पीने की समस्या हो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। तो इसी के लिए बात आ जाती है किसकी? फूड सिक्योरिटी की। फूड सिक्योरिटी का मतलब बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हो सकते हैं कि सुबह के लिए खाने के लिए आपके पास भोजन था, शाम में नहीं है, तो ये कंडीशन क्या होती है? इनसिक्योरिटी है। इनसिक्योरिटी है कि कभी भी ऐसी कंडीशन जो है स्टार्ट हो सकती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, को क्या करें? फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। तो फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन का मतलब, फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड, यानी खाना जो फूड है वो मौजूद हो, उसको एक्सेस करने के लिए भी फैसिलिटी हो, और वो अफोर्डेबल हो। यानी अगर फूड मौजूद है, हमारे पास पैसे ना हो तो उसको खरीद सकते हैं क्या? नहीं खरीद सकते, फ्री में तो कोई देगा नहीं। तो उसको अफोर्ड कर सके, उसको खरीद सकने के लिए हमारे पास पैसे हो, अवेलेबल हो और उसका एक्सेस हो। जैसे कि खेत में गेहूं हो रहा है, ठीक है ना, गेहूं या धान हम उगा रहे हैं, राइट? तो वहां से मार्केट तक लाने के लिए, सिटीज लाने के लिए क्या होनी चाहिए? उसको एक्सेस, सिटी के लोग उसको एक्सेस कैसे कर पाएंगे जब तक रोड सही नहीं होगा? तो फार्मर्स वहां से कैसे लेके जाएगा उसको सेल करने को? तो उसकी उसको एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी इन सेंस कि मार्केट में कोई उगाने वाला भी तो होना चाहिए ना, कि उसको खेत में उसको उगाए फिर मार्केट लेके जाए। तो उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। और अफोर्डेबिलिटी कि अगर मार्केट में लेके जा रहे हैं तो किसी के पास अगर पैसे नहीं होंगे तो खरीद पाएगा क्या? उसको नहीं खरीद पाएगा। तो अफोर्डेबिलिटी भी होना चाहिए। तो यानी तीनों कंडीशन अगर एक साथ मिक्सचर हो तो उस कंडीशन को बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। और ये फूड सिक्योरिटी किसके लिए होनी चाहिए? ऑल पीपुल एट ऑल टाइम्स, हर एक व्यक्ति के लिए तीनों, यानी अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, अगर तीनों कंडीशन मौजूद है हर एक व्यक्ति के लिए हर टाइम, तो इसको बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। क्या बोलेंगे इसी टर्म को? फूड एंड सिक्योरिटी। तो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन यानी उत्पादन जो है वो हमेशा होना चाहिए। अगर कभी कमी पड़ जा रही है तो उसको क्या कर सकते हैं? इंपोर्ट कर लीजिए। इंपोर्ट का मतलब किसी दूसरे कंट्री से आप मंगवा लीजिए। जैसे आप देखे होंगे मार्केट में प्याज के दाम कभी कभी हाई हो जाते हैं। पिछले साल की बात है, प्याज के दाम बहुत बढ़ गए थे, तो इंडिया ने जो है किसी अफ्रीकन कंट्री से जो प्याज मंगवाया था, तो उसको बोलते हैं क्या? इम्पोर्ट करना। किसी कंट्री से हम अपनी कंट्री में कोई सामान जब खरीद के मंगवाते हैं उसको बोलते हैं इम्पोर्ट। और जब अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में उस सामान को भेजते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। तो इस अवेलेबिलिटी को कंफर्म करने के लिए अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसको क्या करिए? उसका मेंटेनेंस करिए कि उसको स्टॉक बना के रखा जाए, उसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी कैसे हो जाएगी? कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो हर एक व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए, हर एक व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए, उसको बोलते हैं एक्सेसिबिलिटी। और अफोर्डेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि लोगों के पास इनफ मनी होना चाहिए उस चीज़ को खरीदने के लिए, उस फूड को खरीदने के लिए। अब ये जो फूड सिक्योरिटी है, हमको पता है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ की जो पुअरेस्ट जो सेक्शन है सोसाइटी है, आप देखे होंगे हर एक विलेज में, सिटीज़ में भी बहुत सारे पुअर्स होते हैं। वो हमेशा क्या होते हैं? इनसिक्योर होते हैं, असुरक्षित हैं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और तो ये तो एक नॉर्मल कंडीशन हो गई कि अगर वो जॉब करेंगे, कहीं करते हैं तो जॉब करते हैं, सैलरी मिली तो खरीद सकते हैं, नहीं मिला तो उनको भूखे सोना पड़ता है। कुछ ऐसे भी कंडीशंस हो सकते हैं जैसे नेचुरल क्लैमिटी हो गई, जैसे अर्थक्वेक आ गया किसी इलाके में, ड्रॉट आ गया, या सुनामी आ गई, तो उसके कारण से क्या होगा? सुनामी आएगा तो जो कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग हैं उनका पूरा क्या होता है? फ्लड आ गया तो पूरा का पूरा उनका जो घर है पानी के अंदर चला जाता है। तो अब वो पूरा घर ही चला गया उनका, तो वो कहाँ से अपना
खाने का इंतजाम कर पाएंगे, रहने का इंतजाम कर पाएंगे। तो ऐसी दिक्कतें होती हैं, यानी नेचुरल क्लाइमेटिक के कारण कंडीशन बन सकती है, और एक नॉर्मल कंडीशन जो पुअर पीपुल है वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं कि उनको 2 वक़्त का खाना मिल पाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अब ये जब भी नेचुरल क्लैमिटी होती है तो ये लीड कर सकती है किसको? स्टार्वेशन को। स्टार्वेशन मतलब कि स्टार्वेशन उसको बोलते हैं कि जब स्टार्वेशन मतलब कि आपको कई दिनों से खाना नहीं मिल रहा है। और जब ये कई दिनों वाली जो कंडीशन है, बहुत दिनों तक अगर चलती रहे तो उसको फेमाइन बोल देते हैं। फेमाइन का मतलब अपने हिस्ट्री में मैंने बताया था ना आपको कि बंगाल में जब रेवेन्यू जनरेट करते थे ब्रिटिशर्स, तो कितने फेमाइन के कारण लोग मारे गए थे। प्रोडक्शन ही नहीं होता था, बचता ही नहीं था, सारा टैक्स में चला गया। उनके पास क्या बचेगा बेचारों के पास कि खाएंगे। तो फेमाइन का मतलब हो गया कि जब खाना ना मिलने के कारण आपकी डेथ हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, और बहुत लार्ज लेवल पे उसको फेमाइन बोलते हैं। फेमाइन बोलते हैं। और ये जो है इसके कारण बहुत सारी बीमारियों के कारण भी फैल सकता है, जैसे एपिडेमिक डिजीज हो गई, कंटेमिनेटेड वाटर जो भी हम असंक्रमित पानी पीते हैं उसके कारण भी हो सकती है। और ये क्या कर देती हैं, फूड जो है वो फूड हम जो कंज्यूम कर रहे हैं या खराब पानी खा पी रहे हैं तो उसके कारण क्या होते हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स क्या हो जाते हैं, लीवर डैमेज हो गया, लंग्स डैमेज। अभी कोरोना के टाइम में ही देखिए कि कोरोना के टाइम में जब ये पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया गया था, लॉकडाउन लगा दिया गया था, तो कितनी सारी दिक्कतें हुए थे। बहुत सारे लोग जो है रोड रोड से पैदल चलना शुरू किए, उनके पास खाने के लिए भोजन ही नहीं था। रोड पे चल रहे, कहाँ लेके चलेंगे उतना। तो स्टार्वेशन के कारण बहुत सारे लोग मरे भी, फिर बहुत सारी दिक्कतें हुई। तो ये एक नेचुरल क्लाइमेटी का ही कंडीशन है कि लोगों की डेथ हो जाती है इन चक्कर्स में। अब ये जो फूड इनसिक्योर्स लोग हैं सबसे ज़्यादा कहाँ हैं, ये रूरल्स एरिया में होते हैं। और सबसे ज़्यादा अफेक्टेड पीपल्स की अगर बात करें तो वो लोग होते हैं जो लैंडलेस होते हैं, ज़मीन है जिनके पास में। स्मॉल फार्मर्स होते हैं, जो आर्टिसंस होते हैं, जैसे बुनाई करने वाले, पॉटर्स हो गए, ये लोहे से बनाने वाले लोग हो गए। ये सबसे ज़्यादा जो है, ये सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा इनसिक्योर हैं, वल्नरेबल हैं इस चीज़ से। इन चीज़ का सबसे ज़्यादा इन्हीं को सामना करना पड़ता है। और वो जो सर्विस प्रोवाइडर, बार्बर्स हो गए, वॉशर्स मैन हो गए, धोबी हो गए, जो बाल काटते हैं, या फिर जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं अर्बन एरिया में, वो भी सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। किससे किससे वल्नरेबल होते हैं, इस फूड सिक्योरिटी से। उनको फूड की वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। कुछ और भी इसमें लोग हो सकते हैं कि जैसे अर्बन एरिया में ऐसे पर्सन जो है इल पेड हैं, कि उनको जो है टाइम टू टाइम जो है सैलरी नहीं मिल पाती है, या फिर वो कैजुअल लेबर जो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में काम करते हैं वो भी फूड इनसिक्योर के शिकार हो सकते हैं। अब ये जो सोशल कंपोजिशन है, ये तो पहला रीजन हो गया। दूसरा जो हमारी कंट्री का जो सोशल कंपोजिशन है, कंपोजिशन का मतलब हमारा जो समाज जिसके मिल के बना है, तो उसमें भी आपको पता होगा कि कुछ उच्च जातियाँ, कुछ नीची जातियाँ। तो इसमें एसटी होते हैं, और कुछ लोअर सेक्शन में जिनको ओबीसी बोलते हैं। इनके पास भी क्या होती है कि लैंड बहुत इनका छोटा कम होता है, तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जितना छोटा ज़मीन उतनी उतना कम जो है प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन कितने दिन तक चल पाएगा। तो ऐसे लोग भी क्या होते हैं, फूड इनसिक्योर के बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं, वल्नरेबल होते हैं। एक और तीसरा भी सेक्शन है जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होता है, वो होता है प्रेग्नेंट वुमेन्स, और जो नर्सिंग मदर्स होती है। नर्सिंग मदर का मतलब जो उनको हेल्प करते हैं डिलीवरी में। और वो चिल्ड्रेन जिनकी एज अंडर 5 होती है, कि उनको जो न्यूट्रिएंट रिच फूड नहीं मिल पाता है। आप अगर बिलीव नहीं हो तो आप उड़ीसा और आंध्र प्रदेश या झारखंड में जाएंगे तो वहाँ पे आज भी जो है ट्राइबल्स जो कम्युनिटी है ना, या फिर आप क्या करिएगा कि डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखिएगा। एक है वर्ल्ड, यूट्यूब पे एक चैनल है वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्री एचडी। वहाँ पे छत्तीसगढ़, या फिर छत्तीसगढ़, दो तीन स्टेट्स का नाम, छत्तीसगढ़ हो गए या फिर ये आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, यहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटी है इनके बारे में वीडियो देखिएगा। आपको देखने से ये अंदाज़ा लग जाएगा ना कि बेसिकली में इसका मतलब होता क्या है, स्टार्वेशन का या फिर फेमाइन का, इसका मतलब क्या होता है। और ये वल्नरेबल होते कि नहीं होते ना, आपको अंदाज़ा लग जाएगा अच्छे तरीके से। इसका मतलब क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे सेक्शन है सोसाइटी में कि ये हमेशा क्या रहते हैं, फूड इनसिक्योर रहते हैं। तो ये अंडर 5 एज में क्या होता है ना कि बच्चों को जब खाना नहीं मिल पाता है, जैसे एक टाइम का खा रहे हैं दूसरे टाइम का नहीं है, तो पानी पी के जिंदा है। ऐसे ट्राइबल्स कम्युनिटी में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है ये बहुत सारे प्रोन है। तो ये सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जो हमेशा क्या रहते हैं, फूड इनसिक्योर पॉपुलेशंस है। किसकी किसकी हमने बात करी वो विलेज एरिया में जो भी फार्मर्स थे, लैंडलेस फार्मर्स। देन सेकंड, सोसाइटी के लेवल पे हमने देखा ओबीसी हो गए, एससी हो गए,
SC ST हो गए। और थर्ड लेवल पर हमने देखा कि जो प्रेग्नेंट वोमेंस है और वो बच्चे जिनकी एज अंडर 5 है, वो सबसे ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं, वल्नरेबल होते हैं इन चीज़ों से। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।